क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ऑलराइट, यानी कि शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम आउटपुट किस पॉइंट पे डिटरमाइन किया जाता है, इन सभी चीजों को अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। इससे पहले बच्चों अपन ने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करी थी, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोरशाला। देखो, जब अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उसी को ही अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि इससे पहले अपन ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को अच्छे से डिस्कस किया था, तो आपको एक हिंट तो हो गया होगा कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और जिस पॉइंट पे करते हैं वही आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो क्या अब ये चैप्टर यहाँ पे अपन छोड़ दें, बस इतना ही पढ़ना है अपन को इस चैप्टर के अंदर? नहीं, इसको इस लेवल तक पहुंचने के लिए, मतलब कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपन को पहले बहुत सी चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। एक ब्रीफ जो है वो अपन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है वो अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे, फिर धीरे धीरे करके अपन स्टेप बाय स्टेप आगे इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। वैसे तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, तो आपको ऐसे कोई टफ लगेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अकॉर्डिंग टू द कीन्स, सो शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। देखो, शॉर्ट रन, अब यहाँ पे इस चैप्टर के नाम के अंदर क्या है? शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी का हम किसी भी तरीके से यूज में नहीं लेते हैं। जब भी हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर कोई प्रोड्यूसर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और उसके अंदर कम से कम समय में वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं ले रहा है, तो वो शॉर्ट रन के अंदर हम प्रोडक्शन उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के प्रोडक्शन होते हैं, मतलब दो टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्शन होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन के अंदर, एक होता है लॉन्ग रन के अंदर। तो जो यहाँ पे अपन जिस चीज को कंसिडर कर रहे हैं वो है शॉर्ट रन, और हम यही अज्यूम करके चलते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं लिया जाता है, वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है। अगर हम यहाँ पे आउटपुट डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं ले रहे हैं तो आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस कौन कर रहा है? सो यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है थ्रू लेबर, यानी कि कुल मिलाकर के आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि साथ साथ में वर्क करती हैं। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज्यादा आउटपुट होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सेट कर लो कि शॉर्ट रन के अंदर टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल ओवर हियर, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट ओवर हियर, और हमें अगर हमारे आउटपुट को बढ़ाना है तो हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सो short run is defined as the period of time during which technology plays no role in the determination of output in the economy. It is assumed to remain constant. तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे कैसे रहती है बच्चों? बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। आउटपुट इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आउटपुट जो है वो किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है ना? अगर आप चाह रहे हो, अगर आप प्रोड्यूसर हो और आप चाह रहे हो शॉर्ट रन के अंदर कि आपका जो प्रोडक्शन है वो आप बढ़ाओ, तो टेक्नोलॉजी तो है नहीं, कोई मशीन तो आपके पास में है नहीं, क्योंकि आप शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप अपने आउटपुट को कैसे बढ़ाओगे? आप अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाओगे? तो जहां पे आपने 4 लेबर काम करने की लगा रखी है वहां पे आप 6 कर दोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेबर जब बढ़ जाएगी, जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली आपका जो आउटपुट है, जो आपका एंड प्रोडक्ट है, वो बढ़ के ही निकलेगा। तो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, सो आउटपुट इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। हायर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेड्स टू द हायर लेवल ऑफ आउटपुट एंड वाइस वर्सा। वही चीज आ गई कि जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा उतना ज्यादा आउटपुट लेवल भी होगा, और जितना कम एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा उतना कम हमारा आउटपुट लेवल होगा। तो ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि इस स्लाइड के अंदर जो ये 4-5 पॉइंट पढ़े अपन ने वो आपको क्लियर हो गए होंगे। चैप्टर के नाम से इसको लिंक करते हुए चलना। चैप्टर का नाम क्या है? शॉर्ट रन। देखो, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा आउटपुट लेके आए जो कि इक्विलिब्रियम पे हो। अभी अपन ने ये देख लिया कि शॉर्ट रन पीरियड क्या है। शॉर्ट रन पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं लेते हैं। आउटपुट अगर हमें बढ़ाना है तो हम किसके ऊपर बिलीव करते हैं? मोस्टली हम बिलीव करते हैं एम्प्लॉयमेंट पे, लेबर पे।
अगर हमें वो बढ़ाना है तो हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली हम आउटपुट को ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये 4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सो इफ एम्प्लॉयमेंट इज डबल्ड, आउटपुट विल ऑल्सो बी डबल्ड। पहले आप क्या कर रहे थे कि पहले आपने 2 लेबर लगा रखी थी और 2 लेबर मिलकर के अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। तो सपोज करो कि 2 लेबर मिलकर के प्रोड्यूस कर रही है 5 यूनिट्स, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया कि लेबर को डबल कर दिया, कितना कर दिया, 4। तो यहाँ पे दिखती सी बात है, जो आपका आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बोली है यहाँ पे, दैट इफ एम्प्लॉयमेंट इज डबल्ड, अगर एम्प्लॉयमेंट को डबल आप कर दे रहे हो तो आउटपुट भी आपका बिल्कुल डबल हो जाएगा। Clear? In other words, the level of employment in the economy measures the level of output in the economy. तो अगर हमें आउटपुट मेजर करना है तो हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को भी मेजर करना पड़ेगा। समझिएगा इस पॉइंट को। अगर इसको अपन दूसरे शब्दों में देखें, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अगर हमें इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेजर करना है, सो द लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि जीडीपी इन द इकोनॉमी, तो हमें हमारी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। आउटपुट क्या होता है, इकोनॉमी का जो आउटपुट होता है, फाइनल आउटपुट, वो क्या होता है, वही तो हमारी इकोनॉमी की जीडीपी होती है भाई। आउटपुट क्या है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है, वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन ही क्या होता है, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, राइट। सो द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी मेजर्स द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा इकोनॉमी के अंदर जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। सो अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपस में बिल्कुल लिंक्ड हैं। क्लियर? चलिए, अकॉर्डिंगली आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई है तो उसके बाद में आउटपुट नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। जितने लोग हैं अगर वो सारे फुली एम्प्लॉयड हो गए तो उसके बाद में तो आउटपुट नहीं ही बढ़ पाएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज, दैट आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज once there is full employment in the economy. Okay? All right. So यहाँ पे अब अपन आ पहुंचे हैं जहां पे AS is equals to AD की सिचुएशन होती है। देखो यहाँ पे अल्टीमेटली ये क्या शो कर रहा है, ये जो सिचुएशन है ये शो कर रहा है इक्विलिब्रियम को, ठीक है। हमें ये पता है कि जब हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, जब अपन किसकी बात करते हैं, डिमांड की और सप्लाई की, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, इधर होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती हैं। इसी को ही अपन क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखो बेसिक्स कभी मत भूलना, जो जिन चीजों के ऊपर अपन पैर रख के ऊपर यहाँ तक आप पहुंचे ना, उन चीजों को, उन सीढ़ियों को भूलना नहीं। ये अपनी क्या है, ये डिमांड और सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, फिर इक्विलिब्रियम, तो ये तो अपन ने बहुत पहले इन चीजों को डिस्कस किया है, तो इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि अपन एग्रीगेट के बारे में बात कर रहे हैं, जब अपन टोटल डिमांड की बात करते हैं, जब अपन टोटल सप्लाई की बात करते हैं, इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितनी सप्लाई हुई है, जब अपन इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो वहां पे भी तो इक्विलिब्रियम काम आता है ना, वहां पे भी तो चीजों का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम। तो जहां पे बस आपको इतना सा समझना है कि जहां पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो, वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। सो AS refers to the desired level of output in the economy. AS एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, डिजायर्ड लेवल ऑफ द आउटपुट, ठीक है, जो कितना डिजायर किया गया है, प्रोड्यूसर कितना चाह रहे हैं प्रोड्यूस करना इकोनॉमी के अंदर, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। और कंज्यूमर्स जो है वो कितना विश कर रहे हैं कंज्यूम करने का, ठीक है, एक्सपेंडिचर करने का, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। So it is the level of GDP that the producer wishes to produce. AS क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ये वो प्रोडक्शन है, ये वो GDP है जो कि प्रोड्यूसर सोच रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं या फिर वो विश कर रहे हैं टू प्रोड्यूस और प्लान टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और इसको अपन एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। AD on the other hand, अब अगर एग्रीगेट डिमांड की अपन बात करें तो इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ GDP that the buyers wish to buy, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड वो डिमांड है जो कि जितने भी बायर है हमारी इकोनॉमी में वो चाह रहे हैं खरीदना, डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, ओके। So it refers to the level of GDP that the buyers wish to buy during an accounting year. It is also called ex ante aggregate demand, ठीक है। एक्चुअल अलग होता है,
डिजायर अलग होता है, एक्चुअल अलग होता है, प्लान अलग होता है। तो जब अपन डिजायर की बात करें, विश की बात करें, प्लान की बात कर रहे हैं, तो वो चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जब अपन एक्चुअल सप्लाई, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल डिमांड की अपन बात करें तो वो एक्सपोज्ड के अंदर काउंट होता है। जैसे ये एक्स एंटे के अंदर काउंट होता है ना, वो एक्सपोज्ड के अंदर काउंट होता है। दैट इज डिफरेंट थिंग। जब यहाँ पे डिजायरेबल प्रोडक्शन और डिजायरेबल कंजम्पशन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसके बेसिस पे ही अपन इक्विलिब्रियम को कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो, द इक्विलिब्रियम जीडीपी मींस that level of GDP where what the producer wish to produce or plan to produce is exactly equals to what the buyer wish to buy or plan to buy during an accounting year. So यहाँ पे इक्विलिब्रियम जीडीपी का क्या मतलब है? अभी अपन ने देखा that AS is equals to AD. So it is that situation in which what the producer is planning or desiring to produce equals to what the buyer is, what the buyer wishes to buy. तो ये वो सिचुएशन होती है जहां पे प्रोड्यूसर क्या इच्छा रखता है, उसे कितनी इच्छा है प्रोड्यूस करने की, और जो बायर है वो कितनी इच्छा रखता है खरीदने की। जब ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं तो इसी को ही अपन इक्विलिब्रियम जीडीपी के नाम से जानते हैं। अगर प्रोड्यूसर चाह रहा है कि वो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करे और जो बायर है वो चाह रहा है कि वो 5 यूनिट्स खरीदे, तो ये दोनों बराबर हो गई, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। वापस से देखना इस डेफिनेशन को। सो द इक्विलिब्रियम जीडीपी मींस द लेवल ऑफ जीडीपी वेयर व्हाट द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस और प्लान टू प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट द बायर विश टू बाय और प्लान टू बाय ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर? नाउ, सो दैट देयर इज नो एक्सेस प्रोडक्शन। अब जितना प्रोड्यूस हुआ है अगर वो सारा का सारा खरीद लिया जाए तो क्या एक्सेस प्रोडक्शन की कैपेसिटी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, जितना प्लान हुआ है उतना अगर यहाँ पे खरीद लिया जाए तो क्या एक्स्ट्रा डिमांड की सिचुएशन रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक है, घर में मम्मी 10 रोटी बनाती है, 5 लोग हैं, सब दो रोटी खाते, तो क्या एक्स्ट्रा रोटी बचेगी? नहीं बचेगी। ठीक है, अगर कोई कम खा ले तो रोटी बच सकती है, अगर कोई ज्यादा मांग ले तो रोटी की डिमांड क्रिएट हो सकती है। तो वो सिचुएशन ही नहीं है, जितनी रोटी बन रही है उतनी कंज्यूम हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोड्यूसर और जो बायर है वो दोनों बराबर एक ही पॉइंट पे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। राइट? सो देयर इज नो एक्सेस प्रोडक्शन। यहाँ पे मम्मी ने ज्यादा रोटियां नहीं बनाई है तो किसी भी तरीके से एक्सेस प्रोडक्शन नहीं है, और आप लोगों ने ज्यादा रोटियों की डिमांड नहीं करी तो किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है। तो एक्सेस प्रोडक्शन नहीं है या फिर अनवांटेड स्टॉक नहीं है विद द प्रोड्यूसर, और देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ आउटपुट इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, और ना ही किसी चीज की कमी है यहाँ पे। अगर 5 लोग हैं, सब दो रोटी खाते हैं, ठीक है, अगर किसी दिन आप कह दो कि यार मैं तो आज 3 खाऊंगी, तो यहाँ पे क्या हो गया? शॉर्टेज हो जाएगी। तो जब इक्विलिब्रियम की अपन बात करते हैं तो वहां पे ना शॉर्टेज होती है ना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है, जितनी डिमांड होती है उतनी ही सप्लाई होती है। क्लियर? तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। Next is equality between AS and AD implies the equality between Y and AD because Y is equals to AS. अब आपको यहाँ पे जो पुराना वाला चैप्टर है ना, जिस इससे पहले जो अपन ने किया था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो उस चैप्टर को आपको ध्यान रखना है। उस चैप्टर के अंदर अपन ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा था कि जो इनकम होती है वो सप्लाई के बराबर होती है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। कैसे होती है? वैसे तो ये बहुत ही मेजर बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। देखो, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि यहाँ पे सप्लाई क्या हो रहा है? जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, प्रोडक्शन के दौरान क्या क्या होता है? इनकम जनरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ इस चीज के बारे में। तो जब प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है, एडिशन होता है। प्रोडक्शन को करता कौन है? ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है? तो ये प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए मैं अलग पेन यूज कर लेती हूँ सो दैट आपका थोड़ा फोकस रहे। सो प्रोडक्शन किया जा रहा है किसके थ्रू? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, कौन से होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है,
अब ये जो प्रोडक्शन हुआ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, उससे हुआ क्या है, इकोनॉमी के अंदर वैल्यू जनरेट हुई है, एडिशन हुआ है। अब प्रोडक्शन हो तो कर दिया इन लोगों ने, इनको बदले में कुछ दिया जाएगा, ऑब्वियसली दिया जाएगी इनको, इनकी जो रिवॉर्ड्स, इनकी जो इनकम है वो दी जाएगी, लैंड पे रेंट दिया जाएगा, लेबर को वेजेस दी जाएगी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, ये सब एक तरीके से क्या है, इनकम जनरेशन। भाई इन सब की तो इनकम ही हुई ना। तो प्रोडक्शन हुआ, एडिशन हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, इनकम जनरेट हुई। सो यहाँ पे इनकम जनरेशन हुआ है। और जब इनकम जनरेशन होता है तो लोग क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस किए गए गुड्स को परचेज करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं उस पे। तो देखो अब एकदम पुराने जो हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, उस पे एक बार जंप करो। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि इकोनॉमी के अंदर 3 फेजेस होते हैं जो कि जिसके बेसिस पे पूरी इकोनॉमी वर्क करती है। कौन कौन से हैं वो फेजेस, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये 3 फेजेस हैं और इसी तीनों फेजेस के ऊपर पूरी इकोनॉमी वर्क कर रही है। तो जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसके बदले में लोगों की इनकम जनरेट हो रही है और उस इनकम से लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फिर वापस से प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि खर्चा किया जा रहा है उन गुड्स पे। तो ये पूरी इकोनॉमी इसी तरीके से वर्क करती है। चलिए इसको एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली समझाती हूँ। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग दैट एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो नेशनल इनकम के बराबर होता है, ठीक है। इनकम के बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होता है, ठीक है। सो एग्रीगेट सप्लाई यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। अब प्रोडक्शन किस बेसिस पे होता है, कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनकी मदद से होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके तो ये मिलकर के क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और जब प्रोडक्शन हो जाता है, जब कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाता है और प्रोड्यूसर जब उसकी प्राइस को तय करता है तो वो उन सब चीजों का ध्यान रखता है जो कि उसने इनको भी पे किया है। इनको जो इसने पे किया होगा वो क्या है, वो इनकम होती है, ठीक है। तो इनको जो इनकम पे करी है प्रोड्यूसर, उस इनकम को भी अपनी प्राइस में ऐड ऑन करता है, ठीक है। वो किस में ऐड ऑन करता है, अपनी प्राइस में, अपने प्रोडक्ट की प्राइस में। प्रोड्यूसर ने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया है उसकी जो प्राइस तय करेगा तो उसमें वो ध्यान रखेगा कि यार मैंने जो भी खर्चा किया है, मैंने जो जमीन थी है ना उसको रेंट पे किया है, जो लेबर है उसको हमने वेजेस दिए हैं, जो यहाँ पे कैपिटल उसको इंटरेस्ट है ना, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट मतलब खुद का प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीजों का ये ध्यान रख करके अपने प्रोडक्ट की प्राइस तय करता है। और ये सभी चीजें जो हैं इन्हीं से तो हमारी इनकम बनती है। सो जैसे आज अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे वेजेस मिल रहे हैं। तो प्रोडक्शन तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना, चाहे किसी भी फॉर्म में हो रहा हो। तो किसी ना किसी को तो जमीन का रेंट मिलता होगा, किसी ना किसी को वेजेस मिलता होगा, किसी ना किसी को इंटरेस्ट मिलता होगा, किसी को प्रॉफिट मिलता होगा। तो ये सब इनकम है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जो प्रोड्यूसर जितना बेचने के लिए तैयार है उतना यहाँ पे कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है। जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है उतना कंज्यूमर उस प्राइस को खरीदने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है वो क्या है, दोनों सेम स्केल पे हैं। जितना ये सेल करने के लिए तैयार है उतना ये खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है। इसीलिए अब ये प्रोड्यूसर सेल क्या कर रहा है, जो भी ये सेल कर रहा है वो इसकी टोटल सेल यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। और ये जो भी खरीद रहा है कंज्यूमर, वो कैसे खरीद रहा है, अपनी इनकम के बेसिस पे खरीद रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी इनकम। अब ये इनकम हर फॉर्म में आ सकती है, ठीक है। फैक्टर ऑफ इनकम अपन ने नेशनल इनकम में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो ये फैक्टर्स ऑफ इनकम ही तो होती है। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ इनकम है इसी से हमारी क्या बनती है, नेशनल इनकम बनती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे नेशनल इनकम, सो कुल मिलाकर के यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब वापस से आओ यहाँ पे। सो इक्वालिटी बिटवीन AS एंड AD implies the equality between Y and AD। अब यहाँ पे जब अपन ये चीज बोल चुके हैं कि AS किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो अब चाहे आप AS लिखो चाहे आप Y लिखो, इन दोनों का तो सेंस एक ही है ना। तो इसको या तो आप
इसको या तो आप AS इज इक्वल्स टू AD लिख सकते हो, या फिर इसको आप y इज इक्वल्स टू AD लिख सकते हो, क्योंकि AS लिखो या y लिखो इट्स अ सेम थिंग, ये अभी अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है दैट इक्वालिटी बिटवीन AS एंड AD इंप्लाइज द इक्वालिटी बिटवीन y एंड AD, इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, बिकॉज y इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। यही चीज यहाँ पे आपको शो करी है। नाउ इन केस व्हेन AS इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तो एक सिचुएशन जहां पे एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है। आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखो कि एक क्लास के अंदर क्या है, एक क्लास के अंदर बच्चे हैं 30, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स हैं। सो 30 स्टूडेंट्स के लिए 30 नोटबुक्स की जरूरत पड़ेगी, ओके, लेकिन क्लास में आ कितनी गई, 35 आ गई। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या है, एक्चुअल स्टॉक जो है, जो एक्चुअल स्टॉक आया है 35 नोटबुक्स का, वो ज्यादा है किससे, रिक्वायर्ड से। जरूरत कितनों की है भाई, 30 स्टूडेंट से तो 30 नोटबुक्स की जरूरत है, तो स्टॉक तो हमें 30 का ही चाहिए था, लेकिन आ ज्यादा गया, सप्लाई ज्यादा हो गया, तो एक्चुअल में आया कितना है 35। तो यहाँ पे एक्चुअल ज्यादा है और रिक्वायर्ड है कम, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे शो करिए दैट एक्चुअल स्टॉक इज ग्रेटर हियर देन रिक्वायर्ड स्टॉक। रिक्वायर्ड वाज ओनली 30 ओवर हियर, लेकिन एक्चुअल कितना आ गया है 35, ठीक है। तो इस केस में इस तरीके की सिचुएशन होती है। दूसरा केस है द प्रोड्यूसर सफर लॉसेस बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास में स्टॉक ज्यादा है, ठीक है। प्रोड्यूसर को सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिट्स बेचने थे, लेकिन उसने 35 बना दिए। तो अब जब उसने 35 यूनिट्स बना दिए हैं तो उसको क्या होगा, उसको लॉस फेस करना पड़ेगा। क्यों लॉस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में अब स्टॉक हो गया है ज्यादा और अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स, या फिर जो नहीं बिका हुआ गुड है वो उसके पास में अब ज्यादा हो गया है। तो जब स्टॉक ज्यादा हो जाता है और वो मार्केट में उसको कोई खरीदता नहीं है, तो कुल मिलाकर के प्रोड्यूसर को क्या फेस करना पड़ता है, लॉस फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब एक और सिचुएशन है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर है सप्लाई जो है वो है कम और डिमांड जो है वो है ज्यादा। अब यहाँ पे आप इमेजिन करो कि आपके क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नोटबुक आई 25, तो यहाँ पे एक्चुअल जो है, जो एक्चुअल में आया है वो है कम और आपको जरूरत है 30 की, तो जो रिक्वायर्ड है वो है ज्यादा और एक्चुअल है कम। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, द प्रोड्यूसर सफर लॉसेस, यहाँ पे भी प्रोड्यूसर को लॉस फेस करना पड़ेगा। और यहाँ का जो लॉस है वो ऐसा है कि वो लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो और यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहता था, कर सकता था, लेकिन वो लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। सो द प्रोड्यूसर सफर लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड इन दिस इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो इसका भी उसको लॉस फेस करना पड़ रहा है। और जब वो ज्यादा बना देता है तो उसका भी उसको लॉस फेस करना पड़ता है। तो करेक्ट सिचुएशन इज कि जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही यहाँ पे सप्लाई करे, ठीक है। अगर वो कम बना रहा है तो उसको अनफुलफिल डिमांड की लॉस फेस करना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा बना रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सेसिव स्टॉक का लॉस उसको फेस करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव अप्रोच, इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक्ट व्हेन S इज इक्वल्स टू I। अब इसका अल्टरनेटिव अप्रोच भी है, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। क्या है ये अप्रोच, इसको जरा सा देखते हैं। सो वी नो दैट इन सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, दो सेक्टर इकोनॉमी में दो ही सेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक्ट, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक्ट होता है, सेम वही चीज है, जब AS इज इक्वल्स टू AD होगा या फिर Y इज इक्वल्स टू AD होगा। सिंस हमें ये भी पता है हमारी इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंजम्पशन में, एक होता है सेविंग में, ठीक है। एंड AD यानी कि एग्रीगेट डिमांड C प्लस I, और एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड जो इकोनॉमी के अंदर करते हैं वो कौन कौन करते हैं, प्रोड्यूसर भी करता है और कंज्यूमर भी करता है। कंज्यूमर कंजम्पशन की पर्सपेक्टिव से करता है और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से करता है, करेक्ट। सो यहाँ पे AD के भी दो यहाँ पे मतलब एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड भी दो सेक्टर्स क्रिएट करते हैं, फॉर कंजम्पशन एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। और इसका दूसरी अप्रोच क्या है कि इनकम जो है, इनकम के दो साइड्स हैं, फॉर कंजम्पशन और फॉर सेविंग। तो यहाँ पे जब C और C कट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ S इज इक्वल्स टू I रह जाएगा, ठीक है। सो द इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैन बी रिटन एज C प्लस S इज इक्वल्स टू
सी प्लस आई। अब देखो वाई, इनकम के दो यहाँ पे, यहाँ कर देती हूँ। सो y इज इक्वल्स टू ए डी अपन लिखते जा रहे हैं। तो इनकम के यहाँ पे दो अप्रोचेस हैं, ठीक है। इनकम को आप दो, आपकी इनकम या तो आप कंजम्पशन पे यूज कर सकते हो या फिर आप उसको सेव कर सकते हो। तो या तो आप इसको कंजम्पशन पे यूज कर सकते हो या फिर आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो इनकम इज फिनिश। डिमांड, इकोनॉमी के अंदर डिमांड कौन कौन क्रिएट करता है? कंज्यूमर क्रिएट करता है फॉर कंजम्पशन पर्पस और प्रोड्यूसर क्रिएट करता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, राइट। अब इसके अंदर आपको कट कर देना है सी और सी, तो आपके पास में रहेगा क्या? S इज इक्वल्स टू आई अप्रोच, ठीक है। सो और दैट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक्ट व्हेन S इज इक्वल्स टू आई एस सी इज द कॉमन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन। सो ये भी इसकी एक अल्टरनेटिव अप्रोच है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्रक्ट होता है? तो दो सिचुएशन अपन ने देखी है, एक तो ए डी इज इक्वल्स टू ए एस या फिर y इज इक्वल्स टू ए एस कह लो, पहली सिचुएशन। दूसरी s इज इक्वल्स टू आई। इनको डिटेल में अपन एक एक करके अच्छे से समझेंगे, क्लियर। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपना जो इस चैप्टर का जो ब्रीफ है, जो इंट्रोडक्शन है, वो होता है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर अपन इन दोनों ही अप्रोचेस को इंडिविजुअली समझेंगे और डेप्थ में इसको और अच्छे से देखेंगे कि भाई एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर अपन किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।